RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 की केमिस्ट्री के हमने आपको अनेकों वीडियो प्रस्तुत कर दी हैं, जिसमें आपका सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन ये दोनों चैप्टर विद न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो है आपकी पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी बुक उसके सभी पाठ्यनिहित प्रश्न और जो एक्सरसाइज है अभ्यास के प्रश्न है उनके साथ हमने कंप्लीटली अपलोड किए हुए हैं। आप इन दोनों चैप्टर्स को और अन्य बाकी वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहां से किसी भी एक चैप्टर की पूरी वीडियोस आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में अब हम आपका थर्ड चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज हम उसको शुरू कर रहे हैं। और इसके पश्चात आपको लगातार जो वीडियो मिलेंगी वो इसी के हर एक पार्ट मिलते हुए चले जाएंगे। छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हम अनेक पार्ट में एक चैप्टर को तैयार करते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से उनको समझ सकें और लंबी वीडियो को देखते हुए आप बोर भी नहीं हो। जब आपका मन करे तब आप पढ़ें और जब मन नहीं करे तो आप वीडियो को वहीं रोक के एक वीडियो छोड़ के अगली वीडियो से आप शुरू फिर से कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसको शुरू करते हैं और इसमें हम पहले कुछ छोटी छोटी सी परिभाषाएं आपको लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका चालक यानी कंडक्टर। वैसे तो आप इन चालक पदार्थों के बारे में कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर तो कक्षा 12 में जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसमें भी बैंड थ्योरी बताई गई थी चालक, कुचालक और अर्धचालकों के लिए। तो यहाँ पर हम उन बैंड थ्योरी आदि की बात न करते हुए केवल चालक के बारे में बात करते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। अपने अंदर से विद्युत धारा, ऊष्मा यानी ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों को चालक या सुचालक कहा जाता है। चालक या सुचालक कहा जाता है। वैसे जो ये सु शब्द है ये हर जगह अच्छा नहीं होता। वैसे जब भी जोड़ा जाता है इसका अर्थ होता है सुंदर। सुंदर में सु शब्द आया तो ये जहां भी सु जोड़ा जाता है उसका अर्थ कुछ अच्छा ही माना जाता है। लेकिन जो पदार्थ चालक नहीं होते उनके साथ ए शब्द जोड़ दिया जाता है, अचालक, अहित। किसी का हित नहीं होता है तो वो अहित होता है। तो अब ए जोड़ने पर जो उस कार्य को नहीं करता और सु जोड़ने पर जो उस कार्य को करता है। ऐसे ही मजाक के तौर पर अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक बार कोई अंग्रेज व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आया तो वो राजस्थान में चला गया। वहां उसने सबसे पहली बात यही सीखी कि सु सुंदर को कहते हैं, अच्छे को कहते हैं, और ए जिसके आगे जोड़ देते हैं वो गलत। बस ज्यादा तो बेचारा सीख नहीं पाया, तो उसने केवल इतना सीखा। अब उसके पश्चात वहां राजस्थान में ये गुण होता है कि वो सभी को कुंवर साहब कहते हैं। तो ए के स्थान पर हम कुचालक भी इसको लिख देते हैं ना, कुचालक, तो कु भी जोड़ देते हैं। तो बेचारे के अंग्रेज को जब उन्होंने कुंवर कहा तो उसे लगा कि कु शब्द तो गलत के सामने जोड़ा जाता है, तो वो कहने लगा कि आप मुझे समझ गए होंगे। तो बस आप हर जगह ये मत सोचना कि कु का अर्थ गलत है और सु का अर्थ अच्छा होता है, तो कहीं कहीं ये अर्थ बदल भी जाता है। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का माध्यम भी हो जाना चाहिए। तो सुचालक वे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं विद्युत धारा का। चूंकि हमारा चैप्टर का नाम विद्युत रसायन है तो यहाँ पर हम ऊर्जा के रूप में केवल विद्युत का ही जिक्र करेंगे। तो ऐसे पदार्थ आपके सुचालक कहलाते हैं और जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते उन्हें कुचालक, अचालक या इंसुलेटर कहते हैं। अब इन चालकों के प्रकार भी होते हैं। सुचालक जो होते हैं उनके प्रकार, पदार्थों का जो ये गुण है विद्युत धारा को स्थानांतरित करने का, उसको चालकता कह देते हैं। ता शब्द बार बार मैं पिछली वीडियो में बताया है, अब यहाँ भी आगे भी आएगा। तो चलिए, सुचालक अपनी चालकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर यानी कह सकते हैं आयनिक चालक। आयनिक चालक अर्थात वे पदार्थ, केमिस्ट्री है, पदार्थों के बारे में बात करेंगे, वे पदार्थ जो आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, आयनिक चालक कहलाते हैं। इनको इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है।
इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। अब इसके भी प्रकार होते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे इन वीडियो में धीरे धीरे। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता आयनों के कारण होती है आयनिक चालकता कहलाते हैं, आयनिक चालक कहलाते हैं। जैसे NaCl, ये आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है। ये पदार्थ केवल अपनी पिघली हुई अवस्था में या विलयन की अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में सुचालक नहीं होते। ऐसा क्यों? हमने जो ठोस अवस्था का चैप्टर है वहां पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूं। साधारण नमक केवल अपनी पिघली हुई अवस्था में या द्रव की अवस्था में, विलयन की अवस्था में ही विद्युत का सुचालक होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? अब दूसरे जो चालक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, या जिसको हम कह सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर यानी धात्विक चालक। धात्विक चालक वे पदार्थ जो धातु रूप में पाए जाते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, उन्हीं को धात्विक चालक कहा जाता है। जितनी भी धातुएं हैं सभी, जैसे लोहा है, आपका तांबा है, चांदी है, सभी जितनी भी धातुएं हैं सभी इस धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक की उपस्थिति को ही प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और ये चालक अपनी ठोस अवस्था में, पिघली अवस्था में, यानी सभी प्रकार की अवस्थाओं में ही ये विद्युत के सुचालक होते हैं, प्रत्येक दशा में सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के चालक आपके हो गए, एक आपके आयनिक चालक जिनको विद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। विद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, अगली वीडियो में हो सकता है इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी आपको प्रदान की जाए। तो चलिए अब इस विद्युत अपघट्य का ही प्रयोग ले सकते हैं। इसी को ही हम कितने प्रकार से बांटते हैं, इसी के प्रकार हम लेकर चलते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अक्सर जो आप ORS का घोल आप लोगों ने सुना होगा, जब डिसेंट्री पेचिस वगैरह हो जाती है तब डॉक्टर ORS का घोल देता है, उस पर स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ होता है। उसके अंदर जो पदार्थ, जो साल्ट घुले होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि वो जल में घोलने पर साथ के साथ अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और हमारे शरीर में आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं और हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो उस पर भी इलेक्ट्रोलाइट आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य अभी परिभाषा में बता चुका, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर या अपनी पिघली हुई अवस्था में, ये बात जरूर करनी होगी आपको, आयनों का निर्माण करते हैं, आयन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये इनके प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है परबल विद्युत अपघट्य। परबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर कंप्लीटली अपने आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। उनमें कोई भी बिना वियोजित आयन नहीं रहता, बिना वियोजित अणु नहीं रहता। ये सामान्यतः आपको 3 प्रकार से याद रखने होंगे। पहले प्रकार में आप लेकर चल सकते हैं अम्लों के रूप में 3 अम्ल, HCl, H2SO4 और HNO3। ये तीनों के तीनों अम्ल परबल अम्ल कहलाते हैं। लवणिक अम्ल, खनिज अम्ल इनको कहा जाता है और ये परबल होते हैं और जल में डालते ही ये कंप्लीटली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। एक बात और है, अक्सर कक्षा 12 लेवल पर ज्यादातर बच्चे, मैं ज्यादातर की बात करूं सभी की नहीं, इन अम्लों के नाम तक भी याद नहीं कर रहे हैं। वे बस अब जो हमारी पढ़ाई है वो केवल नंबर बेस होकर रह गई है। वे चाहते हैं कि बस किसी प्रकार से नंबर मिल जाए, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि नंबर की बजाय आप केवल नॉलेज पर ध्यान दें, नंबर तो फिर भी अपने आप आ ही जाएंगे। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, ये टूट जाता है H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयनों में और ये टूट जाता है H पॉजिटिव और नाइट्रेट आयनों में। 3 तो ये अम्ल हैं।
उसके बाद दूसरा है आपके अक्षार के रूप में, दो अक्षार हैं, एक NaOH, कास्टिक सोडा जिसको कहा जाता है NaOH, ये टूट जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और कास्टिक पोटास यानी KOH जो टूटता है K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। 5 तो ये, और इसके अलावा बाकी सभी लवण, जैसे लवण आप खड़िया ले सकते हो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, नमक है NaCl ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। इस प्रकार से ये सभी लवण प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में माने जाते हैं। इनकी आवश्यकता आगे पड़ेगी इस चैप्टर में, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले उस पॉइंट से लेकर चला हूं जो इस चैप्टर को समझाने में आपके लिए आसान रहे। ये वैसे कक्षा 10 में भी टॉपिक आते हैं, लेकिन कक्षा 12 की वीडियो में हम इनको अलग से लेकर चल रहे हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में पदार्थ जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, 100% वियोजित हो जाते हैं, कोई भी बिना वियोजित अणु उपस्थित नहीं होता, आपके प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई एक प्रबल था, ताकतवर था, तो यहाँ दूसरा क्या है, दुर्बल है। वही प्रबल में क्या था कि पदार्थ पूर्ण रूप से जो वियोजन था वो पूर्ण रूप से आयनों में हो जाए। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, बल्कि उनमें कुछ न कुछ अनआयनित अणु भी उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अब यहां पर दोनों के बीच ये साम्यावस्था, कक्षा 11 में आप लोगों ने साम्यावस्था का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर उसके बारे में यहाँ ये इस प्रकार से आधे तीर का निशान भी लगा हुआ हो सकता है, जिसको उत्क्रमणीयता चिन्ह कहते हैं। यानी इसमें दोनों प्रकार के पदार्थ उपस्थित होंगे, आपके आयन भी उपस्थित होंगे और अनआयनित अणु भी उसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण, वैसे तो जो 5 यानी 3 अम्ल और 2 अक्षार और बाकी सभी लवण जो आपको प्रबल विद्युत अपघट्य में बताई हैं, उन सभी को छोड़कर जो भी बचा वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य ही होता है। जैसे हम एक अम्ल की बात करें, HCOOH फॉर्मिक अम्ल होता है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जो कि टूट जाता है H पॉजिटिव और HCOO नेगेटिव में। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये भी टूट जाता है आपका CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अक्षार के रूप में लेकर चल सकते हैं NH4OH है, ये आपका टूट जाएगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। आपका जल H2O, ये भी अपने आप में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य ही होता है जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम अब ग्रेजुएशन लेवल या थोड़ा हाई लेवल की बात करें, अब आजकल जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी आता है, H पॉजिटिव अपने आप में स्थायी नहीं होता। यह जल के अणु के साथ मिलकर H पॉजिटिव जब H2O के साथ मिलता है तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। लेकिन बार बार इस H3O पॉजिटिव को लिखने में भी समय अधिक लगेगा, इसको याद कर सकते हैं केवल। तो जब भी समीकरण आप लोग लिखेंगे तो उसमें केवल H पॉजिटिव का जिक्र करें। H पॉजिटिव अपने आप में स्थायी नहीं होता, जल के साथ मिलकर स्थायी होता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के रूप में, लेकिन समीकरणों में हम H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ये हमारा सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को आप लोगों को बताया, जिसमें हमने उदाहरण के साथ इसमें आप लोगों को प्रबल विद्युत अपघट्य को तो स्पेशली याद करना ही करना है। और उसके पश्चात जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, आप अधिक से अधिक यौगिकों की एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जो H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को जानकारी दी गई आज केवल विद्युत अपघट्य और चालकता के बारे में, चालक कुचालक जो थे उन पदार्थों के बारे में आपको जानकारी दी गई। ज्यादा लंबी वीडियो न करते हुए आज तो हम केवल इतना ही लेकर चलते हैं। अगली वीडियो में हम विद्युत रसायन चैप्टर का अगला पॉइंट जो कि इलेक्ट्रोड के नाम से आता है उसको लेकर चलेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।